दोस्तों आज यूपीएससी सीसेट का सिलेबस हमें करना है क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे का मतलब हमारे चैनल के लिए होता है सीसेट। आप लोग सीसेट लास्ट में ले जाकर रखते हैं, इसीलिए आपका सीसेट क्लियर नहीं होता। इस बार भी 2025 के एग्ज़ाम में भी सीसेट ने अधिकतर लोगों को रुलाया है। अधिकतर मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतर सच में सही है। 50% से ज़्यादा लोग ऐसे अवश्य होंगे जो सीसेट में रो कर आए होंगे या बॉर्डर पे फंसे होंगे, मतलब कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस टाइप की दिमाग में समस्याएं चल रही होंगी। तो मैंने ये इसलिए शुरू किया है कि एवरी सैटरडे, मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। एवरी सैटरडे हम एक टॉपिक उठाएंगे और सीसेट का ख़त्म करेंगे और दिसंबर जनवरी तक ये ऐसा चलेगा। उसके बाद सीसेट पे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा और देना शुरू कर देंगे। तो अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं और हैं, क्योंकि जो मैथ बैकग्राउंड के हैं भी उन्हें भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ 2025 का एग्ज़ाम हो या 2023 का एग्ज़ाम हो, दोनों में उन्हें के पसीने छूटे हैं। मैं स्वयं मैथ बैकग्राउंड का छात्र रहा हूँ। मैंने बीएससी की है मैथ से, तो मुझे पता है मैथ में सब कुछ। लेकिन फिर भी 2025 का एग्ज़ाम जो था उसमें मैंने 20 पैसेज करके आया हूँ, 20 पैसेज। और 2024 में मैंने 15 पैसेज किए थे और 2022 में मैं पैसेज को हाथ भी नहीं लगा कर आया था। 2022 और 2023 में सिर्फ मैथ प्लस रीजनिंग के बेस पर मैं पूरा सीसेट करके आया था। लेकिन जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ 2023 में, तो तुरंत मैं 2024 में पैसेज की प्रैक्टिस करके गया। आप चाहे मैथ बैकग्राउंड के हों या ना हों, आपको पैसेज अवश्य करने हैं, ठीक है। और मैथ रीजनिंग के कुछ टॉपिक अवश्य कवर करके जाने हैं। तो आज हम इस बात पे फोकस करेंगे कि कौन सा सिलेबस है इन तीनों का। सिलेबस अगर हम देख लेंगे तो नेक्स्ट सैटरडे से हम एक दिन एक टॉपिक के हिसाब से रखेंगे, एक दिन एक टॉपिक, और उसको ख़त्म करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, सैटरडे को ये ख़त्म करेंगे, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। शाम को 9 बजे के करीब हमारा 10 बजे के करीब 9 या 10 बजे के करीब PYQ इसी टॉपिक पे आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसी वीडियो बनाएंगे हम। संडे को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस सीसेट की, और जो भी हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं मंडे टू फ्राइडे, उसकी भी संडे को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि एक बार हम शुरू हो जाएंगे तो फिर शुरू हो जाएंगे, फिर कोई व्यवधान नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, कॉपी ना लीजिए, पेज लीजिए। पेज पे आप बाकायदा नोट्स बना लीजिए इसके, यानी सिलेबस नोट कर लीजिए और अपनी टेबल के सामने लगा लीजिए। तो कॉपी पे नोट मत कीजिएगा, पेज पर ही नोट कीजिएगा, ठीक है। पेज पर नोट करेंगे तो वो सामने आपको लग जाएगा, वरना आप हमेशा आंखों के सामने सिलेबस होना चाहिए, चाहे GS1 हो चाहे GS2। हमने पहले भी एक GS1 के लिए बना रखा है वीडियो, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। नंबर 1, क्लॉक। रीजनिंग में पहला टॉपिक आप कह सकते हैं क्लॉक, हिंदी में इसे घड़ी बोलते हैं। हिंदी वाले भी ध्यान रखें, मैं बोलूंगा हिंदी में, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर दूसरे पे कैलेंडर, कैलेंडर। नंबर 3 पे है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन का मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, कि एक व्यक्ति है, वो अपने घर से, जो उसका घर पूर्व दिशा की ओर है, उधर से चलता है, फिर उत्तर जाता है, फिर दक्षिण जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग। कोड आते हैं, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, कोडिंग डिकोडिंग। नंबर 5 है, नेक्स्ट सिलेबस में है सीरीज एंड सीक्वेंस। सीरीज एंड सीक्वेंस, मैथ बैकग्राउंड वाले हैं तो उन्हें पता होगा, AP GP ऐसी सीरीज हमने पढ़ के आते हैं, वही यहाँ भी पढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे सीरीज में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 1 फिर 8 फिर 15, फिर आगे दे देते हैं वो 22, वो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या होगा, ऐसा कुछ है, वो सीरीज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सीरीज के बाद है रैंकिंग। रैंकिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो कोई सचिन है, वो ऊपर से 15th नंबर पे है, नीचे से 16th नंबर पे है, तो वो बाएं से कितना होगा, दाएं से कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं वो सब रैंकिंग का पार्ट होते हैं। ये भी क्वेश्चन, रीजनिंग के सारे चैप्टर इजी होते हैं। आप अगर मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं तब भी रीजनिंग के करने चाहिए, क्योंकि आप रीजनिंग में अगर सही से कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग में भी आप सही करके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट का मतलब क्या होगा, जो इंग्लिश के होते हैं, जैसे कई बार ऐसे भी होते हैं A A B
बी पी सी सी ऐसे कुछ बने होते हैं, वो भी अल्फ़ाबेट टेस्ट में ही आते हैं। अगली बात करें तो अरिथमेटिक रीजनिंग, आप ये सब नोट कर लीजिए। मैं एक एक टॉपिक एक एक दिन में कराऊंगा। जो छोटे टॉपिक हैं वो एक दिन में 2 टॉपिक भी करा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सिलेबस आपके पास होगा तो हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि आपको बता दिया करूंगा ये टॉपिक नेक्स्ट डे होगा और आप उसके लिए प्रिपेयर होके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पजल। ठीक है, पजल तो आपने देखा भी होगा, न्यूज़पेपर में भी लास्ट में आता है, तो वो पजल हम बनाते हैं उसको, तो वही पजल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। फिर नेक्स्ट आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक कह देता है कि 6 लोग हैं और अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। फिर कह देता है ए के दाहिने बी है, बी के सामने सी है, सी के सामने ई है, ऐसा कुछ कहते हैं, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट होता है। दूसरी तरीके से भी बैठक व्यवस्था हो सकती है, हिंदी में बोलते हैं बैठक व्यवस्था। इंग्लिश में आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आईएएस में भी एक इंग्लिश का पेपर तो होता ही है। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो थोड़ा सा आप इंग्लिश के वर्ड समझना शुरू कीजिए, क्योंकि वो जितना आप दूर भागेंगे उतना इंग्लिश और ज़्यादा समस्या उत्पन्न करेगी। मैं भी हिंदी माध्यम का हूँ, मुझे हिंदी बहुत प्रिय है, लेकिन इंग्लिश से बैर नहीं है। मतलब इंग्लिश काम चलाऊ आपको आनी जरूर चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक इंग्लिश का पेपर होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कि एक लड़का है, वो एक चित्र की तरफ देखकर कहता है ये हमारी मम्मी के, मामा के, चाचा के लड़के के, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, वो ब्लड रिलेशन में आता है। अगला क्वेश्चन हम बोलेंगे तो डाइस। डाइस मतलब पासा, जो हम खेलते हैं। ठीक है, लूडो खेलते हैं, उसमें जो डाइस होता है, जो पासा होता है, वो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घन। घन मतलब जो पासा जैसा बना होता है उसको घन भी बोलते हैं, पासा की आकृति की चीजें। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रों की गणना। चित्रों की गणना यानी ट्रेंगल है, ऐसा कुछ बना है, इसमें कितने ट्रेंगल हैं, या इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, ऐसा कुछ है, तो वो चित्रों की गणना में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिलेक्शन टेस्ट में होता है, सिलेक्शन टेस्ट। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन टेस्ट कि सिलेक्ट करने के लिए किसी चीज़ को और किसी को, वो इसमें आता है सिलेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट आप नोट कर लेंगे सिलोजिज्म या सिलोजिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष, ऊपर कथन दिए होंगे, नीचे निष्कर्ष दिए होंगे, आपको उस कथन और निष्कर्ष, कथन से निष्कर्ष और निष्कर्ष से कथन, इसका लेना देना होता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 18 होगा शायद, कथन धारणा। कथन धारणा, इसमें स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो भी आते हैं वही हैं सब, लेकिन अलग अलग नाम से विख्यात हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसे कथन तर्क होगा, यानी कथन दिए होंगे, उसके नीचे अगर तर्क दिए गए तो उसे कथन तर्क कह देंगे। नेक्स्ट आता है चित्र श्रेणी। चित्र के क्वेश्चन आते हैं कई बार, ये सब मैं बताऊंगा जब नेक्स्ट सैटरडे आपसे बात करूंगा टॉपिक पे। अगला आएगा दर्पण प्रतिबिंब, कि एक व्यक्ति है, उसके सामने अगर दर्पण है तो उसमें क्या प्रतिबिंब होगा। इधर कोई चीज़ है मान लो ऐसी, तो इधर कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। यहाँ अगर मान लो ऐसी चीज़ कोई है तो इधर ऐसी लाइन खींची होगी, तो वो दर्पण प्रतिबिंब है। और दर्पण प्रतिबिंब होता है तो जल प्रतिबिंब भी होता है, यानी पानी भरा हुआ नीचे, अगर आप खड़े होंगे तो आपकी छाया कहाँ बनेगी। और नेक्स्ट होगा पेपर काटना। आपको लगेगा बहुत टॉपिक है रीजनिंग में, लेकिन ये मतलब एक एक दिन में 4-4 5-5 टॉपिक भी कंप्लीट हो सकते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप डरिएगा मत, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, 5 या 6 टॉपिक हैं जो ठीक हैं, बाकी सब बहुत छोटे छोटे हैं। ये जितने भी हमने लिखाए हैं ये सब आधे घंटे का काम है। ऐसे कथन निष्कर्ष वाले वो 1 घंटे का काम है। एक दिन में 2 दिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बोलूँ तो जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है तो आप उसको बोलेंगे क्लॉक, हमेशा आता है, 2025 में भी आया। कैलेंडर, इस बार तो 2025 में कैलेंडर को घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया गया, मतलब कैलेंडर में भी मैथ लगा दी। डायरेक्शन टेस्ट आया था। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज तो हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेट टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर हम बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डाइस, चित्रों की गणना, सिलोजिज्म, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कथन निष्कर्ष को भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजी हैं, मतलब ये कंपेयर करेंगे तो इजी हैं, आप इसमें फोकस कर सकते हैं अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं तब भी।
अब हम चलते हैं मैथ की तरफ। मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे, पूरा सिलेबस मैथ का देखते हैं। तो नंबर 1 शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है, नंबर सिस्टम। इसमें कई टॉपिक हैं, ठीक है। इसमें अगर आप नोट करेंगे तो इसमें कई टॉपिक हैं। चलिए हम इसके अंदर के भी टॉपिक नोट ही करा देते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। नंबर सिस्टम में पहला आएगा विभाजन का नियम। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है और 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, उसे बोलते हैं विभाजन का नियम, ठीक है। बहुत ईजी है, मतलब नंबर सिस्टम भी हम कराएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे। आप अगर मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ यही कि लड़का 6, 7, 8 में पढ़ रहा है उसे मुझे समझाना है। आप एनसीईआरटी का सीरीज देख रहे होंगे, उसमें भी मैं बिल्कुल बेसिक से बच्चों की तरह समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो गाँव में बैठा हिंदी माध्यम का वो लड़का है, वो लड़की है, उसको जो बड़े बड़े तरीके से पढ़ाया जाता है उसको पल्ले नहीं पड़ता, उसे बहुत ही प्यार से और बच्चों की तरह समझाना होता है। एक बार आप एनसीईआरटी की सीरीज देखिए जाकर, आपको लगेगा बिल्कुल मतलब बेसिक से, जीरो से शुरू करते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ जीरोज। ये पूछा जाता है कोई संख्या बहुत बड़ी दे दी जाती है, नंबर ऑफ जीरोज। जैसे दे दिया गया 587 इंटू 572, 572, 5072, कुछ भी ऐसी संख्या बड़ी बड़ी दे दी जाती है। पूछा जाता है इसमें कितने जीरोज होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ईजी। अगर मैं अभी आपको 5 मिनट में समझा दूं आप समझ जाएंगे, फिर दुनिया में कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसको गलत नहीं करके आएंगे। तो बहुत आसान है, लेकिन एक प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना लड़के तो, और उन्हें डर भी रहता है। जैसे मैथ का हमेशा से आप भी देखे होंगे, मैं भी देखता हूँ, मैथ का एक अलग ही फेयर रहता है कि भाई मैथ तो बहुत टफ है। तो टफ वाले सेशन को हटा दो, इजी वाला कर लो, क्योंकि इजी वाला भी कर लोगे तो 80 में 80 क्वेश्चन नहीं करने। 80 में अगर आप 45-50 कर लेते हो तो हो जाता है, यानी 30-35 क्वेश्चन तो करने ही नहीं है आपको। वही मैथ के जो टफ क्वेश्चन है वो छोड़ दो, 35 क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर ऑफ जीरोज के बाद यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। कितना इजी क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बहुत इजी है ये भी, लेकिन एग्जाम में आ जाता तो नहीं होता। क्यों, हम पहले से डरे बैठे हैं कि भाई मैथ 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 है, मैथ है। मैथ हुआ थोड़ी है, मैथ वालों से पूछो कितना इजी है। अंतर क्या है आप में और मैथ वाले स्टूडेंट में, क्योंकि उसने मैथ अच्छे से प्रॉपर पढ़ी है, उसने प्रैक्टिस की है, तो उसे ईजी लगता है। आप दूर दूर भागते रहे तो आपको टफ लगता है, ठीक है। जैसे आप अगर बचपन में कहें तो एलिफेंट की स्पेलिंग टफ थी। आप अगर बचपन में कहें तो 9 का टेबल बहुत महीनों तक याद नहीं हुआ, लेकिन आज आपको याद है, ठीक है। आपको बचपन में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत टफ लगती थी, यार ये कैसे होता है, आज आपको वो सब याद है। क्यों, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की, आपने उस पर मेहनत की। तो मैथ भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो आपको टफ लग रहा है, अगर आप एक बार वीडियो देखेंगे ना आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर को कहते हैं इंग्लिश में शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक है। यूनिट डिजिट को बोलते हैं इकाई अंक, इकाई अंक। नंबर ऑफ जीरोस को बोलते हैं शून्यों की संख्या, हिंदी मीडियम शून्यों की संख्या, ठीक है। विभाजन का नियम तो हिंदी में लिखा ही है हमने। इसमें नेक्स्ट आएगा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। हिंदी माध्यम परेशान मत होना, मैं बैठा हूँ। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य और अभाज्य संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य और अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, भाज्य वो संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और एक से कटते हैं। जैसे दो किस किस से आप डिवाइड कर सकते हैं, किस किस से विभाजित कर सकते हैं दो को, तो दो सिर्फ दो से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, और एक से डिवाइड होगा, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, तो वो भाज्य हो जाएगी। अभाज्य संख्याएं जैसे 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट चलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, नंबर का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है, नंबर सिस्टम में ही 3 टॉपिक, लेकिन कई बार 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 15 के आसपास भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोमन नंबर। रोमन संख्याएं आपने पढ़ी होंगी बचपन में भी, जो ये हम ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ये सब रोमन संख्याएं हैं, हिंदी मीडियम रोमन संख्याएं। तीसरा यानी नेक्स्ट मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये सब
नेक्स्ट बात करें सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, ठीक है, हिंदी मीडियम सरलीकरण, सरल करना। नेक्स्ट एक दो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ABCD के नए टाइप के क्वेश्चन है, वो भी कराएंगे। तो ये इतना नंबर सिस्टम था। अब दूसरा टॉपिक है इसके बाद, नंबर सिस्टम के बाद LCM और HCF, यानी लघुत्तम समापवर्त लासा और महत्तम समापवर्त मासा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये भी आप बचपन में करके आए हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन ऑलवेज, अगर मैं कहूँ हमेशा, मैं कहूँ हर साल कहूँ तो आने ही होता है, ठीक है। ऐसा ही कोई साल हो जब ना आया हो। नेक्स्ट बात करें तो परसेंटेज, प्रतिशत के क्वेश्चन। इस बार भी कई क्वेश्चन प्रतिशत के थे और कई बार तो 4-5 क्वेश्चन सिर्फ प्रतिशत से आपसे मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डरना मत है, डरना नहीं है। आपने IAS बनने के लिए संभावनाएं जताई हैं, ठीक है। IAS खेल नहीं होता है। अगर आपने IAS बनने के लिए दम भर दिया है कि हम IAS बनेंगे, तो मैथ और रीजनिंग और ये सब बहुत ईजी है उसके सामने। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कितने ही लोग हैं जो IAS बनूंगा ऐसा कहने वाले हैं, मतलब आप उनमें से तो आ गए ना। अगर आप IAS बन सकते हैं, ये सोच सकते हैं, तो आप मैथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज। एवरेज यानी औसत, औसत, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। आप बचपन में पढ़ के आए होंगे, 9th-10th में तो सभी पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं हम 6, प्रॉब्लम ऑन एज। प्रॉब्लम ऑन एज यानी उम्र की जो क्वेश्चन आते हैं, उम्र पर रिलेटेड वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कि इसकी उम्र इतनी थी, 10 साल बाद इतनी हो गई, उसकी पिता की उम्र कितनी थी, कितनी हो गई। ये सब क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एज यानी उम्र की समस्याएं जो होती हैं उनसे रिलेटेड, एज वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है एलिगेशन। एलिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क। और इसी में अगर जोड़ दें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये दो टॉपिक भी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ दोनों टॉपिक को मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है। हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्हीं से रिलेटेड है पाइप एंड सिस्टर्न। यानी एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भरती है, दूसरी 7 घंटे में भरती है, तो खाली कितने घंटे में करेगी। 2025 में भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये इसी से रिलेटेड है, टाइम, स्पीड और ये सब एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ये भी टाइम स्पीड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रेन पे जो प्रॉब्लम बेस्ड होती है कि एक ट्रेन इतने बजे इतने यहाँ से निकली, दूसरी ट्रेन वहाँ से निकली, और इसका गैप कितना होगा, कितनी देर में पहुँचेंगी, कितने बजे पहुँचेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी इसी में अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी मीडियम क्रमचय एंड संचय, संचय, ठीक है। क्रमचय एंड संचय आप लिख लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी कई बार 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप अभी 2023 का शायद पेपर था, उसी में से कई क्वेश्चन आ गए, तो आदमी चक्कर में फंस गया, क्योंकि ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। फार्मूला है लेकिन उतना ज़्यादा फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है जितना दिमाग आपका इंपॉर्टेंट है। तो क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर CSET, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, हिंदी में प्रायिकता। 9, 10, 7, 6, 8 हर क्लास में सेकंड लास्ट चैप्टर ये हुआ करता था, प्रायिकता। इसमें कार्ड्स की बात होगी, ताश के पत्तों की बात होती है, डाइस की भी बात होती है, कॉइन, हेड आता है, टेल आता है, वो सब बात होती है। तो प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर UPSC CSET, ठीक है। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, ये भी उसी स्पीड और डिस्टेंस और टाइम वाले से
रिलेटेड है उसी के साथ पढ़ेंगे। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव वाला, कि जल की धारा के साथ नाव बह रही है, विपरीत नाव बह रही है, कितना समय लगेगा, कितना नहीं लगेगा। एक होता है रेस पे क्वेश्चन आते हैं कि दो लोग, इस बार भी क्वेश्चन आया था, दो लोग दौड़ रहे हैं, कोई अगर अलग भी अलग मतलब अलग अलग डायरेक्शन में दे देगा या साथ में दे देगा, उनकी स्पीड दे देगा, ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हालांकि एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट की भी बात कई बार होती है, उसमें पॉपुलेशन वाला भी क्वेश्चन आता है इसमें, तो ये भी मतलब करेंगे, कर लेंगे थोड़ा बहुत। मेंसुरेशन भी कभी कभार क्वेश्चन मेंसुरेशन के भी पूछ दिए जाते हैं, ये भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे वो सिलेंडर, कून, ठीक है, स्पेयर यानी गोला, इन सब की बातें इसमें मेंसुरेशन में होगी। और उसके बाद मिसलेनियस, ठीक है, विविध, और भी एक दो टाइप के क्वेश्चन होंगे तो वो कर लेंगे। इतने ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं। ये तो हो गया मैथ प्लस रीजनिंग। अब पैसेज, हिंदी में हम पैसेज भी कराएंगे, आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ 2 वीडियो इस पर जैसे ही बनाऊंगा मैं, तीसरा वीडियो आप कहेंगे कि सर रहने दो, अपने से हो जाएगा। ठीक है, आपको बस 2 काम करने हैं। सैटरडे को जो 2 क्लास होंगी, एक कॉन्सेप्ट वाली यानी एक टॉपिक एक दिन वाली, और दूसरा PYQ की शाम को। ये सीसेट का सैटरडे आपके लिए होगा, ये आप देखिएगा। प्लस संडे को PYQ की प्रैक्टिस आप करिएगा। ये 2 काम कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सीसेट, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर सैटरडे को ये 2 वीडियो देख लेंगे और संडे को आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर 1-2 घंटे भी, तो आप निश्चिंत रहिए। 52 सप्ताह होते हैं, लगभग 50 वीक मान लेते हैं। 50 वीक में बहुत कुछ आप कवर कर लेंगे, यानी 50 संडे पढ़ेंगे, 50 नहीं, उधर अगर निकाल भी दें तो 40 संडे तो हम यूज ही कर लेंगे। तो हम 20 डे मैथ, 20 कॉन्सेप्ट, 15 दिन, 15 कॉन्सेप्ट रीजनिंग के, और 20-15 35 5 पैसेज वाले को। ये इतने संडे आपको यूज करने हैं। 40 संडे का मैंने बता दिया आपको क्या होने वाला है नेक्स्ट 40 संडे। 20 दिन 20 टॉपिक मैथ के कवर करेंगे, 15 दिन 15 टॉपिक रीजनिंग के कंप्लीट करेंगे, और 5 दिन पैसेज की जो मतलब कहानी होती है कि क्या कैसे करना चाहिए, निष्कर्ष क्या होता है, पूर्व धारणा क्या होती है, उन सब पे डिस्कस करेंगे। और इन सब में 40 वीडियो कॉन्सेप्ट के प्लस 40 वीडियो PYQ के। ये अभी से शुरू होगा दिसंबर तक, जनवरी से हम टाइम बढ़ा देंगे। तो आप अब सीसेट के लिए निश्चिंत हो जाइए। आप बस टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके और वीडियोस का लाभ उठाइए। आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा, इजी से, और मैं बता दिया करूँगा। अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं है तो ये वीडियो आप देखिए, और मैथ बैकग्राउंड के नहीं है तो ये वीडियो ना देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप गलत जगह पे फोकस करें। क्योंकि जो वीडियो में क्वेश्चन ऐसे होंगे नहीं ही हो सकते हैं इतने कम समय में। हाँ, 2-3 साल पढ़ाई करें तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की भी अपनी सीमा है, समय का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जो आपके लिए लाभदायक ना हो। आपने सारे वीडियो मेरे देखे होंगे, उसमें भी आप ये बात फोकस कर रहे होंगे कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कोई लड़का अपने जीवन बर्बाद करे यूपीएससी के चक्कर में। जो सही होता है वही मैं बोलता हूँ, और जो सही नहीं होगा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।